वेलकम बैक। और चलिए बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर, जहां पर आपका रिटायरमेंट का पैसा जिसको आप पीएफ में जमा करते हैं, वो पैसा अब आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं, यूपीआई से भी निकाल सकते हैं। अब ये सुविधा क्यों दी जा रही है, आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या ये करना सही है या नहीं, समझते हैं। हेमंत उस्तेगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिटायरमेंट की पूंजी होता है पीएफ का पैसा, हेमंत सर, और ऐसे अगर आप उसको एटीएम से और यूपीआई से निकालने की अनुमति दे देंगे तो सहूलियत के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन फिर वो पैसा जमा कैसे होगा रिटायरमेंट का? नहीं, कविता आई थिंक बिल्कुल सही है। देखिए, ईपीएफ जो है वो हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस, स्पेशली अगर हम सैलरीड क्लास की अगर बात करें तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम काफी बार इसकी बात भी करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ईपीएफ की आपके रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करने में। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि खाली उसी के ऊपर आप डिपेंड मत कीजिए, और साथ में और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देके जितना बड़ा कॉर्पस आप बना पाए उतना बनाए, क्योंकि काफी बार आपको ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि आपको एटीएम से या यूपीआई से अपना पैसा निकाल सकते हो, तो बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे हिसाब से उसको आप एक सहूलियत की तरह देखिए। सहूलियत का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आप एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके लिए पैसा निकालना आसान है, तो आप उसको निकालना ही है। कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर, एज ए सब्सक्राइबर, आपको ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ईपीएफ का आपके रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करने में क्या रोल है। ईपीएफओ की कोशिश है, काफी समय हमने देखा है कि उन्होंने काफी रूल्स को चेंज करके कोशिश किया है, सिंप्लीफाई किया है। पर आई थिंक ये जो स्टेप है, मेरे हिसाब से दो तीन कारणों से है कविता। ये एक तो ये कि प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कैसा किया जाए। अगर आपको वाकई में कोई इमरजेंसी, और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये एटीएम के द्वारा अभी हो रहा है, लेकिन आपके पास सहूलियत तो बहुत पहले से है, शुरू काफी टाइम से है कि आप कुछ इंस्टेंसेस में एजुकेशन, मेडिकल रीजन के हिसाब से आप पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पे पर्पस वही है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो फिर आप प्रोसेसेस में अटके नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपको इमीडिएटली जरूरत है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो आप कर लें। दूसरा, आई थिंक जो हमारा ब्रॉडर विजन है डिजिटल इंडिया का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, आई थिंक उसका एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि कोशिश है कि ईपीएफओ 3 जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा। और ये एक सहूलियत आपको दी जा रही है कि आप, अगर आपको इमरजेंसी हो तो आप कुछ पैसा, ऑफकोर्स वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ पैसा आप निकाल सकते हो, बट एज एन इन्वेस्टर, एज ए सब्सक्राइबर, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है कि इसका रोल मेरे रिटायरमेंट में कितना है। और जब मैं बहुत ही जरूरत हो, वाकई में जब और कोई ऑप्शन नहीं हो, तभी वहां से पैसा निकालूं। चलिए सर, एक तरीका भी मेरे ख्याल से बताया जा रहा है एटीएम से अगर आपको पैसे निकालने हैं। वैसे तो आपने कहा कि पीएफ से आप पैसे निकाल सकते हैं शर्तों के साथ, लेकिन अगर आपको एटीएम से पैसा निकालना है तो हेमंत सर, बताया जा रहा है कि एक कार्ड है वो आपको दिया जाएगा, और वो कार्ड जो है लिंक्ड होगा आपके पीएफ अकाउंट से। मेरे ख्याल से कुछ औपचारिकताएं हैं जो आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है वो औपचारिकताएं, मेरे ख्याल से उनका अप्रूवल लगभग 2 से 3 वर्किंग डेज में आ जाएगा, और उसके बाद जो है आप जाके पैसा निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि 20% है या 50% पैसा आप निकाल पाएंगे। क्या प्रोसेस होगा ये, हेमंत सर? ब्रॉडली आई थिंक कुछ चीजें होंगी जो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे प्रोसेस पूरा आएगा समझ में तो बात पता चलेगा। बट आई थिंक अगर आप देखें, नॉर्मली क्या है कि आपका यूएन जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके यूएन से लिंक होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी होगी, और प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आपको उसके लिए एनरोल करना होगा, और फिर जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आपको एक कार्ड मिलेगा जो ईपीएफ कार्ड होगा, जिसके द्वारा आप एटीएम से या यूपीआई से आप वो पैसा निकाल पाएंगे। देखिए, अभी क्या होता है कि जब आपको पैसा मिले तो हालांकि मैं कहूंगा जो प्रोसेसिंग टाइम है पहले से काफी कम हो गया है, और ईपीएफओ ने काफी उसको इम्प्रूव किया है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालें, उसके बाद जो फील्ड ऑफिस है उसकी अप्रूवल दे, फिर आपको पैसा बैंक में आता है, और उसमें समय लग जाता है। तो आई थिंक उस जो समय है उसको थोड़ा कट शॉर्ट किया जा रहा है। कोशिश ये हो रही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको इमरजेंसी है तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट आप इमरजेंसी के लिए आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा अच्छा स्टेप है। बस ऑफ कोर्स एज ए सब्सक्राइबर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे इंस्टेंसेस या सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे आपको पैसा निकालना है। अभी भी, लेकिन भले ही आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो पीएफ का, या आप यूपीआई के जरिए निकाल रहे हो, हेमंत सर, सिचुएशंस और कंडीशंस वही है जिनके बेसिस पर आप निकाल पाएंगे? आई थिंक ब्रॉडली मुझे लगता है वही है, शायद और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है वहां पे।
क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्शन वहां पे हो रही है, जैसे ऑलरेडी डिफाइंड है कि किस इंस्टेंसेस में आप पैसा निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो, तो वो दोनों गाइडलाइंस होगी। बट ये उम्मीद है कि शायद थोड़े से और फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाए कि किस तरह की इमरजेंसी में, किस इंस्टेंसेस में आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस खबर पर फिलहाल इतना ही। और आपका इमरजेंसी में पीएफ का पैसा अब आप आसानी से एटीएम और यूपीआई से निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए, वक्त हो चला है अब दर्शकों से जुड़ने का, और हमारे शो का बहुत ही अहम फीचर जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं लगे हाथों फटाफट, जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल में अपना सवाल हमसे आप पूछिएगा 9619873567। यूट्यूब पर फिलहाल लाइव देख रहे हैं तो अपना सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं, और हम लाइव आपके सवालों को शो में आपके सवालों को जगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सविंदर सिंह का मैं सवाल लूँगी। इन्होंने एसआईपी कर रखी है 5000 की अपने तमाम फंड्स में, 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। हेमंत सर, डिटेल्स आपके पास होगी। HDFC मल्टी कैप, ICICI ब्लू चिप इनके पास है, ICICI फ्लेक्सी कैप, बंधन कोर इक्विटी, निपॉन इनोवेशन फंड इनके पास है। जालंधर से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। फंड्स का चेकअप करवाना चाहते हैं, 5000 रुपये इन तमाम फंड्स में डाल रहे हैं, 10 साल तक रुक सकते हैं। जी कविता, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 5 फंड इनके पास, तो कुल मिला के 25,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने, 10 साल का समय इनके पास। अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं अनइंटरप्टेडली तो करीब 12% का रिटर्न माने तो करीब 60 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है कि उनका जो पोर्टफोलियो है उसका कॉम्बिनेशन और फंड सिलेक्शन सही हो। तो 5 फंड में से 3 फंड जो मुझे लगता है वो डेफिनेटली उसमें बने रह सकते हैं। ICICI ब्लू चिप, बंधन कोर जो एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है, और HDFC मल्टी कैप, ये 3 फंड कंटिन्यू करें। बाकी जो 2 फंड है मुझे लगता है थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, ताकि जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो बेटर हो जाए। इनके पास एक ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके बजाय अगर आप ICICI प्रू लार्ज एंड मिड देखें तो वो बेहतर ऑप्शन होगी। दूसरा, इनके पास एक इनोवेशन फंड है, निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड। मुझे लगता है इनके जैसे निवेशक जो शायद अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से मॉनिटर ना कर पाए कि इनोवेशन में क्या थीमेटिक फंड है, एंट्री एग्जिट बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो उसके बजाय अगर आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड देखें जो मिड कैप कैटेगरी का काफी अच्छा स्टेबल फंड है, तो ये 2 बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कीजिए। और अगर आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जैसे मैंने कहा, करीब करीब 60 लाख का कॉर्पस या उससे ज्यादा बना सकेंगे। हैं और अगला सवाल प्रभात का लेते हैं। इन्होंने चंबा हिमाचल प्रदेश से अपना सवाल हमें भेजा है, और इनके सवाल में कुछ फंड्स हैं जो इन्होंने दिए हैं। हेमंत सर, आपके पास भी होंगे। मिड एसेट का लार्ज कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है। आप भी इनकी फंड्स को चेक कीजिएगा। 7,000 रुपये की एक्स्ट्रा SIP भी करना चाहते हैं और अगले 8 साल तक ही निवेशित रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए 2 फंड्स इनको और ऐड करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। प्रभात जी कविता, आई थिंक 16,000 की SIP है, 4 फंड है उनके पास, और जैसा इन्होंने कहा कि 7,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, तो इनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। इनके पास स्मॉल कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड, डेफिनेटली उसमें बने रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको सही मायने में अपने पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस करना है तो थोड़ा अमाउंट चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे इसको 4,000 आप कर लेते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप की जगह में अगर आप मल्टी कैप रखें तो बेहतर ऑप्शन होगी, जहां पे आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो मिराई का जो लार्ज कैप फंड है उसकी जगह में अगर आप बंधन कोर ले, जो एक लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, वो ले सकते हैं, और एक इन्वेस्को फोकस फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। तो कुल मिला के 4 फंड होंगे इनके पास, जिसमें चारों में वो 4-4 हजार रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और अब जो एडिशनल जो 7,000 उनको इन्वेस्ट करना है, तो 2,000 उसमें से आप ऐड कीजिए कोटक मल्टी कैप में, क्योंकि मुझे लगता है मल्टी कैप बिकॉज वो तीनों मार्केट सेगमेंट में आपको देता है एक्सपोजर, और ये काफी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आप एलोकेशन बढ़ाएंगे। और बाकी जो 4 है वो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप है। तो एक नया फंड और, क्योंकि एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो आपको ऐड करना है। तो कुल मिला के 5 फंड हो गए। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को आप बनाइए तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, और इनके पास समय है, कोशिश कीजिए अगर इसको स्टेप अप कर सके। हम हमेशा कहते हैं कि SIP बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन साथ ही उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े तो आप कोशिश कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं, ताकि बड़ा कॉर्पस आप बना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अमरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार अमरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
अमरेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, शायद फ़ोन लाइन पर थे, अभी संपर्क हो नहीं पा रहा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ इंफ्रा इनके पास है, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ है और पावर एंड इंफ्रा भी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी इनके पास है। एसबीआई पीएसयू फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, कोटक का स्मॉल कैप है, एसबीआई का ब्लू चिप है, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और बंधन स्टर्लिंग वैल्यू भी है और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स भी है इनके पास। 1000 रुपये ये डाल रहे हैं इन फंड्स में और 20 साल तक जो है वो निवेश करते रहेंगे। क्या अमरेंद्र जी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ? अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हेमंत सर, बताइएगा, बहुत सारे फंड हैं मेरे ख्याल से, इन्होंने सेक्टोरली और थीमेटिक भी जगह दे दी अपने पोर्टफोलियो में। कौन सा निकालना चाहेंगे? इन्होंने ओवर डिवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा रखा है अपने पोर्टफोलियो में। यस, एब्सोल्युटली कविता। देखिए, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शायद 10 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली 10,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रू एसआईपी 10 फंड की आपको जरूरत नहीं है। तो ये, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, उसको डेफिनेटली कम करने की जरूरत है यहाँ पे। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि 10 में से 3 फंड जो है वो सेक्टर और थीमेटिक कैटेगरी के। मैंने जैसे पहला भी कहा शो में कि कभी कभी एज एन इन्वेस्टर हमको लगता है कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो वहाँ पैसा लगाए, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और उसकी सिलेक्शन, उसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और ये आप मान के चलिए कि अगर कोई अच्छा थीम या सेक्टर है, तो अगर आपने अच्छे फंड लिए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे इन सेक्टर और थीम में आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये 5 फंड रखें, वो भी इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आगे जाके वो अपनी एसआईपी को अमाउंट को बढ़ाना चाहे तो उन्हीं फंड में कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो फंड है उसमें से 2 फंड रखेंगे, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है और आईसीआईसीआई ब्लू चिप, उन दोनों में 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 3 फंड में इनको ऐड करने की सलाह दूंगा, बाकी जो फंड है उनको बंद करके कोटक मल्टी कैप रखेंगे आप, बंधन स्मॉल कैप रखेंगे और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। इन 5 फंड में 2-2 हजार की इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको फ्यूचर में जब भी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना हो तो इन्हीं फंड्स में आप ऐड कीजिए, क्योंकि एज ए कॉम्बिनेशन आपको जिस तरीके का एक्सपोजर तीनों सेगमेंट में चाहिए वो मिलेगा और ओवरऑल आपका जो बायस है वो लार्ज कैप पे बना रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। इनका नाम है श्याम चौधरी जी। नमस्कार श्याम जी, क्या हालचाल? ऑलराइट, आई थिंक फ़ोन लाइन कट गई, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट 22 लाख इन एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, 11 लाख आईसीआईसीआई के इक्विटी और डेट में, 11 लाख आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, 5 लाख एक्सेस मिड कैप, 4 लाख एक्सेस स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग में 5 लाख और कैनरा रेबेको इमर्जिंग में इनके पास 2 लाख हैं, मोतीलाल मल्टी कैप में 2 लाख हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप में 2 लाख, 2.5 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में रखा हुआ है, मिर्रे के लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में 2 लाख है, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड में इनके पास 3 लाख हैं। एसआईपी इनकी चल रही है आईसीआईसीआई के डिविडेंड यील्ड में 10,000 की, कोटक इमर्जिंग 5,000, मिर्रा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000, 10,000 आईसीआईसीआई सिग्नेचर प्लान यूलिप भी लिया हुआ है। इनकी उम्र 62 ईयर्स ओल्ड की है। पोर्टफोलियो इनका फ़िलहाल 1 करोड़ 5 लाख का है। 40,000 जो है यहाँ पर इस फंड में ये स्वैप करके हाइब्रिड फंड्स में डालना चाहते हैं। जी कविता, देखिए इनके जो पोर्टफोलियो उनके 2 हिस्से हैं। एक इन्होंने बनाया है कि शायद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए, जहां पे इन्होंने बैलेंस एडवांटेज और एग्रेसिव हाइब्रिड और मल्टी एसेट लिया है। वो जो हिस्सा है, मुझे लगता है जो कैटेगरीज और जो फंड उन्होंने चुने हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें आप बने रह सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है जहां पे वो लमसम या और एसआईपी कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। कैटेगरी सही हो सकती है, बट मुझे चाहे फंड फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल कंसोलिडेशन की जरूरत है वहां पे। तो जो एग्जिस्टिंग फंड है उनमें से कुछ फंड ये रिटेन कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप है, कोटक इमर्जिंग फंड, ये 3 फंड आप रखिए। बाकी जो फंड्स है वहां से एग्जिट करके आप 2 फंड रखिए। हमने बात की जैसे बंधन कोर है और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 2 फंड रखिए आप। तो जो सेकंड पार्ट में कंसोलिडेशन करने की जरूरत है और उनकी जो स्ट्रेटेजी है अदरवाइज, जहां पे वो हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट फंड में पैसा लगा के जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना चाहते हैं, वो मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि एक तो रेगुलर इनकम मिलेगी और इन कैटेगरीज में इतना पोटेंशियल है कि साथ साथ उनको थोड़ी ग्रोथ भी मिलती रहेगी। तो आई थिंक कुछ बदलाव, एक हिस्से में कंसोलिडेशन, बाकी जो है वो पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है।
चलिए इसी के साथ पेशकश को आज यहीं समाप्त करते हैं। हेमंत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग के मुद्दों पर सलाह दी। धन्यवाद। और जाते जाते आप सभी को बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप करें अपने सवालों को, अगर आप चाहें तो अपने सवालों को यूट्यूब के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9619873567 और यूट्यूब पर हम लाइव होते हैं। अपने सवाल आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।